ट्वेल्थ केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 2 में। ऑर्डर हमने देख लिया था, बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं, ज़्यादा हम लोग फोकस क्वेश्चंस पे कर रहे हैं और PYQs 2026 से 2024 तक। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। कई बार हमें इंग्लिश से समझना पड़ता है, कई बार तो साइंटिस्ट के नाम होते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी मतलब मॉलिक्यूल्स, एक रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मॉलिक्यूलैरिटी होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि जो एक स्टेप में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी होता है नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो ये डिफरेंस भी पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होता है। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, जिनको कोलाइड करना है ताकि प्रोडक्ट बन पाए, केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ पाए। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। आपको ध्यान होगा कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, हम लोग देख के नहीं बता सकते किसी रिएक्शन क्योंकि ऑर्डर कितना है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग बैलेंस्ड रिएक्शन देखकर बता सकते हैं। एलिमेंट्री स्टेप में उसका बैलेंस्ड रिएक्शन देख लेंगे और बता लेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन का कितना है। एक होता है यूनी मतलब एक, जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी एक हो, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन हमारे पास है, इसमें इसका एक ही है, यही टूट के बॉन्ड इसका हट के जब थर्मल एनर्जी देते हैं तो ये डिसोशिएट होके N2+2H2 बना देता है। बाई मॉलिक्यूलर, बाई मतलब दो, तो इसमें क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे 2HI तो हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, तभी 2 लिखा है। ये टूटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो H2 और I2 बनाते हैं। तो HI के दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर आता है ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मतलब तीन होता है, एक साथ तीन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। हम लोग देखेंगे इफेक्टिव कोलिजन से होता है, मतलब ऐसे ही कोलाइड नहीं करना है, इफेक्टिवली कोलाइड करना है, मतलब जहाँ कोलाइड जहाँ टकराना चाहिए वहीं टकराना चाहिए, ठीक है। तो तीन मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं, इसके एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 2 + 1 3। तो हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन से मॉलिक्यूलैरिटी तो बता सकते हैं, पर ऑर्डर ऐसे 3 हम लोग नहीं बता सकते। ऑर्डर हो भी सकता है 3, नहीं भी हो सकता है, हमने देखा था वो एक्सपेरिमेंटल है, पर मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग रिएक्शन देख के बता सकते हैं। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं देखा जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दैट 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज़ वेरी स्मॉल। मतलब 4 मॉलिक्यूल्स 5 मॉलिक्यूल्स आएंगे, टकराएंगे, और सिर्फ टकराएंगे नहीं, सही दिशा में टकराएंगे, सही ओरिएंटेशन में टकराएंगे, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलैरिटी 3 आर वेरी रेयर, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ज़्यादातर टकराते हैं वो ओरिएंटेशन वो नहीं ले पाते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल सही ओरिएंटेशन में टकराना ये बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी 3 भी बहुत कम होता है, ज़्यादातर 1 और 2 होता है, वैसे 3 देखा जाता है, पर 4 तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए जिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, हमने देखा भी था पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। तो इसलिए जिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में वो सब एक स्टेप में कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे जब हम रिएक्शंस देखते हैं तो रिएक्शन में तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, उनको जोड़ेंगे तो 3 से ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, हमने देखा था। दिखने में तो सब लगते हैं एक स्टेप में हो रहे हैं, लेकिन वो एक स्टेप में होते नहीं हैं। तो दे नीड मोर देन 1 स्टेप, उनको एक से ज़्यादा स्टेप चाहिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। अब जैसे ये आप देखिए, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट देखें तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका 6 और इसका 1 है। अगर आप ऐसे जोड़िएगा इसको तो 10 आएगा। तो क्या 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती है, मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री स्टेप, एक स्टेप। तो इसके जो अलग अलग स्टेप होंगे, मैकेनिज्म जो होता है ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देख के हमें पता करना होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से इसका मॉलिक्यूलैरिटी हमें 10 लगता है, ऐसा लगता है ये 10 ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, देखने से तो ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो RDS हमें पता करना होता है, फिर RDS के हिसाब से और भी मेथड्स होते हैं एडवांस में, तब हमें पता करना पड़ता है क्या है नहीं है।
तो ये सब प्रैक्टिकली होते हैं, साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिकल लैब में इन सबको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के घटा के रेट को मेजर करके देखते हैं। तो विच स्टेप कंट्रोल्स द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, हम देखा था कि एक तो ओवरऑल रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होता है, एक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेप रेट को कंट्रोल करता है? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन में 3 स्टेप है या 4 स्टेप है, तो 4 में से कुछ बहुत फास्ट होते हैं रिएक्शन, मान लीजिए ये 2 बहुत फास्ट हैं, ठीक है, और कुछ बहुत स्लो होते हैं, उसमें जो सबसे स्लो होता है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 2 तो अपना बहुत अच्छे से फास्ट आगे जा ही रहे हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो होता है वही रेट को हमारे डिटरमाइन करता है। इसको हम लोग RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसकी एक एनालॉजी दी गई थी NCERT में। मान लीजिए कि कोई रिले रेस है, रिले रेस में मान लीजिए 4 टीम के 4 प्लेयर्स हैं, उनको दौड़ना है एक एक करके, ठीक है। तो जो सबसे स्लो होगा उस पर निर्भर करेगा टीम जीतेगी कि नहीं, क्योंकि उन चारों में से जो सबसे धीरे दौड़ता है, अगर वो किसी तरह तेज़ दौड़ने लगे तो हम लोग जल्दी रेस जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी 3 तो बहुत तेज़ दौड़ते ही हैं। तो इसी तरह रिएक्शन जल्दी होगा तो वो डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो होता है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। बस इसको आप देख लीजिए एक बार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर H2O2 हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। अब देखने से ये क्या लग रहा है? तो देखने से ये हमारे पास लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास H2O2 है, I- है, अल्कलाइन मीडियम है। देखने से लग रहा है यहाँ पर 2 है, मतलब ऑर्डर 2 होगा, लेकिन ऑर्डर हम लोग कभी भी बताएंगे नहीं, रिएक्शन से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोलिकुलरिटी हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात की मोलिकुलरिटी हम लोग 2 बोल दिए, पर क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? देखने में तो सब एलिमेंट्री लगता है, लेकिन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसमें 2 स्टेप होता है। तो अभी हम लोग इसका मोलिकुलरिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, ये एलिमेंट्री है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका रेट देखेंगे, ठीक है, रेट इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंट से पता किया गया, तो वो ये पता किया गया कि रेट इक्वल टू -d H2O2/dt, ये तो हमने शुरू में ही देखा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये रेट लॉ लिख दिया कि हमारा रेट कांस्टेंट है, H2O2 कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 होगा, और यहाँ पर हमारे पास I- है तो भी पावर यहाँ पर 1 होगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I, और ये रेट इक्वेशन फाउंड टू बी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया ओवरऑल ऑर्डर बताइए, तो 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 2 है, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होगा, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा आता है। क्या केमिकल इक्वेशन को देख के हम लोग बता कर सकते हैं ऑर्डर? नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या केमिकल इक्वेशन को देख के हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं? तभी बता सकते हैं जब वो जो केमिकल इक्वेशन होगा वो एलिमेंट्री स्टेप का इक्वेशन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं डिफाइन होती मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एविडेंस जब साइंटिस्ट लोग ने पता किया तो उन्हें पता चलिए 2 स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले I- आता है और वो IO- बनाते हैं। IO- इंटरमीडिएट होता है जो बीच में बनता है, और लास्ट में जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो नहीं बनता है। फिर H2O2 IO- से रिएक्ट होता है और यहाँ पर I- बनता है। तो जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मेन इक्वेशन आती है, और ये मेन इक्वेशन लिखी जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं लिखा जाता है। इसलिए देख के लगता है कि सारे रिएक्शन एलिमेंट्री हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर I- हमारे पास कैटलिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ, यहाँ पर ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस रिएक्शन में IO- इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो रिएक्शन मैकेनिज्म में तो फॉर्म हुआ है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन में नहीं आया। ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें कहीं भी IO- नहीं आया, लेकिन इंटरमीडिएट में। ऑर्गेनिक में बहुत होता है, हम लोग को इंटरमीडिएट स्टेबल करना पड़ता है, कार्बोकैटायन कार्बन आयन, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा गया कि इंटरमीडिएट मतलब कौन सा RDS है, तो स्टेप 1 RDS है, ठीक है। अब ये है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बता सकते हैं 1 + 1 2, और ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है 1 + 1 2, लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है, तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो RDS क्या है, तो RDS ये है, तो डिपेंड करेगा IO- किस तेज़ी से बनता है, उस पर रेट डिपेंड करेगा, ठीक है।
किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म और आरडीएस पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपको 3-4 स्टेप्स दिया गया और पूछा गया बताइए आरडीएस क्या है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। वो लैब में फिर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह से एक्सपेरिमेंट होता है। तो जब वैज्ञानिक लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को बदल कर देखते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बीकर वगैरह में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, घटाते हैं, फिर रेट को मेजर करते हैं, देखते हैं, तब वो ये सब बता पाते हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रिएक्शन की स्पीड चेंज होती है तो रिएक्टेंट आरडीएस में शामिल है, नहीं तो इसका मतलब रिएक्टेंट तेज़ वाले स्टेप में है। ठीक है, तो अगर वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो वो आरडीएस में होता है। तो ये सब कुछ बात की बातें हैं। ठीक है, अभी हमें बस इतना ध्यान रखना है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म और आरडीएस एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ऑर्डर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकल होती है। ऑर्डर की वैल्यू 0, फ्रैक्शन, निगेटिव तो बहुत कम होती है पर फिर भी हो सकती है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0, फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं होता है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन पूरा ही टकराता है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए आप ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स के लिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप का अपना ऑर्डर होता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट्री स्टेप होता है और एलिमेंट्री स्टेप के लिए भी हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम लोग ऑर्डर भी पता कर सकते हैं और मॉलिक्यूलैरिटी भी पता कर सकते हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ ऑलवेज द सेम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है और मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो सेम होता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री है, क्योंकि देखने से तो सब एलिमेंट्री लगता है। तो अगर हमें पक्का पता है ये एलिमेंट्री है तो वहाँ पर ऑर्डर और वहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी हमारा सेम होता है, ओवरऑल ऑर्डर नहीं। ठीक है, पूरे रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन का। ये सब कुछ बातें आप रिवाइज करिएगा तो बिल्कुल आप धीरे धीरे समझ पाइएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक रिएक्शन हमें दिया है, रेट लॉ दिया है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर में बस हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स को, तो 2.5। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था। अगला हमारे पास है द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल x to y। कन्वर्शन मतलब बदल रहा है, x to y मतलब x किस में बदल रहा है, y में बदल रहा है। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो इसका रेट हो जाएगा, या अगर हम लोग इसको डिफरेंशियल में लिखना चाहें तो -d, अब वहाँ पर x है पर dr/dt लिख सकते हैं, r रिएक्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, k रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट x है और सेकेंड ऑर्डर लिखा है तो 2। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फिर कंसंट्रेशन बढ़े या घटे तो हम लोग इसमें वैल्यूज चेंज कर पाएँ। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ x इज़ इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, अगर वो जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम्स हो गया, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो फिर y कितना बनेगा, मतलब कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारा रेट भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। अगर 0 ऑर्डर होता तो रेट नहीं बढ़ता, क्योंकि 0 ऑर्डर में हमने देखेंगे। ठीक है, तो 0 ऑर्डर में नहीं होता है। तो सेकंड ऑर्डर है ये, तो हमारा क्या हुआ है, जो कंसंट्रेशन है वो 3x हो गया। तो हम लोग बस क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 3x लिख देंगे। तो आप चाहें तो ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं 3 टाइम x, अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर जब आप बाहर लिख रहे हैं स्क्वायर करिएगा तो पूरे में स्क्वायर होगा। तो ये लिखने के तरीके होते हैं, इसमें आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले x से y बन रहा है, ऑर्डर 2 है, एक ही रिएक्टेंट x है, इसका कोई यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोई ज़्यादा रिएक्टेंट दिया नहीं है। तो इसका रेट हमारा ये हो जाएगा, x इज़ इंक्रीज 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स इंक्रीज होगा तो हमारा रेट 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। इसको मैं और एक बार इक्वेशन से लिख के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेट r है, आप -dr/dt भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है kx का स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह 3 टाइम्स हो गया, तो रेट को हम लोग r1 मान लेते हैं। r1 बराबर कांस्टेंट तो वही रहेगा 3 टाइम्स x 3 गुना बढ़ गया और स्क्वायर रहेगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है। तो इसको आप लिख सकते हैं k, और यहाँ 9 आ जाएगा, 9 को शुरू में लिख दिया क्योंकि 9 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारा ये जो है एक्सप्रेशन, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा r के बराबर है ना, इक्वेशन 1 से मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 9r। मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं, जो r1 है वो r1 9r के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए r1 बराबर 9r, तो रेट इंक्रीज्ड 9 टाइम्स।
ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो x को 3 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो रेट इंक्रीज़। अब देखिए बोर्ड में हम लोग इसकी जगह पूरा इंक्रीज़ लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्टकट हम लोग या सिंबल्स थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ नेसेसरी है वहाँ तो बिल्कुल करेंगे, पर यहाँ पर लिख सकते हैं रेट इंक्रीजेज 9 टाइम्स। ओके, तो ये तरीका भी हमें ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। ये रिएक्शन हमारा 1 स्टेप में होता है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज इफ़ द वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 1/3। अब देखिए वॉल्यूम बदल दिया, अभी हम लोग ने क्या देखा था, कंसंट्रेशन बदलता था, ठीक है, वॉल्यूम बदल दिया ऑफ इट ओरिजिनल वॉल्यूम। विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद द रिड्यूस वॉल्यूम। क्या ऑर्डर चेंज होगा वॉल्यूम बदलने से, ठीक है। तो हम लोग को रेट भी देखना है और ये भी देखना है क्या ऑर्डर बदलेगा। 2026 2 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक तरह से ना इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पर वॉल्यूम बदलने से, तो हम लोग को ये पता करना होगा वॉल्यूम बदलने से कंसंट्रेशन कैसे बदलता है, और जैसे ही हमें पता चलेगा कंसंट्रेशन कैसे बदलता है तो हम लोग ऐसा मेथड कर लेंगे जो हमने ये किया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होता है, तो हम लोग इक्वेशन से ही ऑर्डर पता कर सकते हैं, पर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही 1 स्टेप रिएक्शन है, तो रेट हो जाएगा कि 2 रिएक्टेंट है तो ए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 तो पावर 2 और यहाँ पर पावर 1, तो ये हमारा रेट हो गया, इसको रेट 1 मान लिया। अब देखिए वॉल्यूम बदल रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बदल रहा है, मोल्स तो बदल नहीं रहे, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर 1/3 हो गया तो मॉलिक्युलरिटी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो 3m हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कंसंट्रेशन इंक्रीजेज 3 टाइम्स, ठीक है, ये हमें समझना था। तो ये वॉल्यूम इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, इट्स कंसंट्रेशन, या इट्स लिख सकते हैं, इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज 3 टाइम्स, मतलब r की जगह 3r, ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान रखिए r है नहीं, हमारे पास a और b है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा a है उसको भी हम लोग 3a कर देंगे और b को भी 3b कर देंगे, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों का बढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने अंदर ही 3a लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्किंग स्कीम का है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही लिखना है और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना है, आप डायरेक्ट अंदर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर सेम ही आएगा हमारा, तो ये मार्किंग स्कीम का ही है। तो यहाँ पर जब हमने रेट 2 निकाला तो a को हमने 3a कर दिया, b को 3b, लेकिन पावर वही रहेगा। क्या पावर था 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 1 था तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। तो रेट 2 मान लेते हैं, नया रेट निकाल रहे हैं, तो k 3a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9, 3 बाहर आएगा तो 9 3 27, और तो ये आ गया। अब देखिए ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये तो वापस रेट 1 ही है, r1 या रेट 1, तो फ्रॉम 1, ये सब कुछ लिखने के तरीके हैं। तो रेट 2 बराबर 27 रेट 1, मतलब 27 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट, है ना। तो यहाँ देखिए हैंस द रेट इंक्रीजेज बाय 27 टाइम्स, ऑर्डर रिमेन्स द सेम। देखिए ऑर्डर नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, हमारा ऑर्डर नहीं बदलता है। ऑर्डर क्या होता है, पावर। तो जैसे हमने इसको बढ़ाया, क्या पावर चेंज की? नहीं, पावर चेंज नहीं की। क्या इसकी पावर चेंज की? 1 नहीं की। तो ऑर्डर हमारा नहीं बदलता है अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, तो ऑर्डर रिमेन्स द सेम, ठीक है। ऑर्डर मैकेनिज़्म पे डिपेंड करता है। मैकेनिज़्म क्या है? आरडीएस पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम बदलने या कम करने से मैकेनिज़्म नहीं बदलता है रिएक्शन का, ठीक है। रास्ता जो होता है उसी रास्ते, मैकेनिज़्म मतलब रास्ता, पहले क्या बनाएगा फिर क्या बनाएगा, किस रास्ते से प्रोडक्ट बनेगा, तो वो रास्ता नहीं बदलता है कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक 4 का है, पर फिर भी यहाँ पर मैं एक बार समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है और ये हमारे पास गैस है। गैस में क्या होता है, मोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। मोलैरिटी मतलब सॉल्यूशन में घुला हुआ है, पानी जैसा हम लोग समझ सकते हैं। एक सॉल्यूशन बनाया है, मोल और लीटर पानी सॉल्वेंट का, लेकिन यहाँ पर गैस होती है। तो गैस का जो प्रेशर होता है वो हम लोग ATM में नापते हैं, ठीक है, उसका ATM। तो यहाँ पर शुरू में जब टाइम 0 था तो जो टोटल प्रेशर था, टोटल मतलब सबका प्रेशर 0.30 था। तो जब 0 टाइम होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे, तो एक तरह से इसी का प्रेशर बताया गया है 0.30। पर जब
30 सेकंड बीत गए हैं 30, तो ये भी बन गया होगा कुछ, ये भी बन गया होगा। तो अब तीनों का प्रेशर मतलब पी टोटल पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है वो 0.50 है। हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, गिवन हमारे पास log 3 0.48 है, 2026 3 मार्क्स। एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है वो हमारे पास ये हो गया। सबसे पहले T0 पे हम लोग प्रेशर देखते हैं। तो प्रेशर मान लेते हैं इसका इनिशियल प्रेशर है PI, इनिशियल प्रेशर इसका 0 है, इसका 0 है क्योंकि अभी ये बने नहीं है 0 सेकेंड पे। जब ये बनेंगे तो ये किससे बनेंगे, तो इसी को तोड़ के बनाएंगे। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर घटेगा क्योंकि ये कम हो रहा है, तो मान लेते हैं x घटा। यहाँ पर 1 है तो हम लोग x मानते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता है तो 2x मानते हैं। तो यहाँ पर x घटा तो ये भी x बनता है और ये भी x बनता है क्योंकि यहाँ पर 1 1 है। ये सब हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर x माइनस हुआ तो x बना, यहाँ भी x ही बना, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास हो गया PI प्लस x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो PT माइनस PI हो जाएगी। बस इसको हमने इधर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग जब भी हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर मतलब रेट कांस्टेंट वगैरह निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो वहाँ पर रिएक्टेंट का हमें प्रेशर या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए इनिशियली और फाइनली। प्रोडक्ट में हम लोग नहीं लेते हैं, रिएक्टेंट से हम लोग निकालते हैं। तो रिएक्टेंट शुरू में तो PI था, उसके बाद हमारे पास क्या था PI माइनस x। तो x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग एक बार PI माइनस x और निकाल लेते हैं। तो PI माइनस x, तो PI x की जगह यहाँ पुट किया तो यहाँ पर जो प्रेशर आ गया C2H5Cl का वो आ गया 2PI माइनस PT फाइनल प्रेशर। बस हमें इनिशियल प्रेशर चाहिए, फाइनल प्रेशर चाहिए जो हम लोग फार्मूला में पुट कर पाएँ। अब बस यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है कंसंट्रेशन, पर यहाँ पर प्रेशर है तो प्रेशर। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है 2.303/T log PI/PT, ठीक है। मतलब PT बोल सकते हैं या फिर PT की जगह हम लोग बोल सकते हैं फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये जो PT होता है वो पूरे सिस्टम का प्रेशर होता है, पर फॉर्मूला में हमें सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए होता है, तो इसको PT हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रेशर हो गया PI माइनस x। तो यहाँ पर हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग PI माइनस x की वैल्यू देखेंगे। तो PI माइनस x की वैल्यू है 2PI माइनस PT फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास 2PI माइनस PT हो गया। अब बस हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। PI की क्या है 0.30, PI और PT की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो PT की वैल्यू देखिए यहाँ पर फाइनल प्रेशर 0.50, तो यहाँ पर PT की जगह हम लोग 0.50 लगा देंगे और बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग बस इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास K की वैल्यू 0.037 आ जाएगी पर यूनिट। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता था, पर सेकेंड होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास गैस है और ATM में है। गैस का प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, ATM भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ATM में हमारे पास यूनिट है तो पर ATM, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पर ATM इनवर्स, ठीक है। सही यूनिट हम लिखेंगे और यूनिट कभी नहीं भूलना है। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट 2026 1 मार्क जो सही है। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो ऑर्डर होता है, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल होती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग, बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही डिफाइन होती है। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और इवन अ फ्रैक्शन, नहीं। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन हमेशा हमारा नेचुरल नंबर्स होती है क्योंकि हमारे पास एक जो एटम्स वगैरह कोलाइड करते हैं उनको हम लोग 1 2 3 ऐसे फुल मान के चलते थे, टूट के वो आधा करके कोलाइड नहीं करते। मोलिकुलरिटी मोर देन 3 इज़ वेरी कॉमन, नहीं, मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है जनरली, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स 5 मॉलिक्यूल्स सही ओरिएंटेशन में कोलाइड करें, सही जगह वो कोलाइड करें ताकि बॉन्ड टूटे, बहुत मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा होता है ये, ठीक है। बहुत ही कम, ना के बराबर, तो 3 से ज़्यादा नहीं होती है मोलिकुलरिटी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द ऑर्डर फॉर द गिवन रिएक्शन इज़ इतना, रेट हमें लॉ दिया है, रेट लॉ हमें क्या ऑर्डर मतलब ऑर्डर निकालना, ऑर्डर इज़ हमें एक A+2B प्रोडक्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो 2026 का क्वेश्चन है, तो बस हम ऐड कर देंगे, है ना, कोफिशिएंट को। तो 1/2 + 1 दैट इज़ 1.5। बहुत ध्यान से हम लोग ऑप्शन, कई बार हम लोग जल्दबाजी में लगते हैं तो आसान क्वेश्चन है, सही आंसर निकालते हैं, ऑप्शन गलत मार्क करके आ जाते हैं, तो बहुत ही सावधान रहना है।
अगला हमारे पास असर्शन रीज़न है, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़ 2HI गिव्स H2 + I2। ये आपको ध्यान रखना है, इसका 2 होता है मॉलिक्युलरिटी, एलिमेंट्री स्टेप होता है, मतलब एक ही स्टेप में ये बनता है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही मॉलिक्युलरिटी होती है। या एक ही रिएक्टेंट है तो जोड़ेंगे नहीं, बस 2 लिख देंगे, तो ये सही है असर्शन। रीज़न क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन साइमल्टेनियस कोलिशन बिटवीन देम। बिल्कुल सही, 2 मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के हैं, HI रिएक्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के संग बिटवीन देम। तो यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है और करेक्ट रीज़न भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हमारे पास है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट से हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकालना तो एक्सपेरिमेंट की बात है, पर यूनिट से हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, कि ऑर्डर वगैरह एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर में मोल पर लीटर का पर मोल लीटर हो जाता है, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकेंड। फिर से हमारे पास असर्शन रीज़न है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है वो एप्लीकेबल होता है, मतलब हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। बिल्कुल सही, निकाल सकते हैं, दोनों के लिए डिफाइन होता है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये अलग स्टेटमेंट सही है, ये अलग सही है, तो हमारा बी हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. अगला हमारे पास है 25, फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ। रेट लॉ हमें दिया हुआ है, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैन दिस रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ आंसर। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें देखने से पता नहीं चल सकता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं, पर फिर भी क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3/2 है, तो 1 + 3/2 दैट इज़ 5/2, तो हमारा ऑर्डर तो 5/2 हो गया। अब दिस रिएक्शन कैनॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन बिकॉज फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर इक्वल एंड मॉलिक्युलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल। तो आप इसमें थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बराबर होते। अब मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, पर इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, आप देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब ये सिंगल स्टेप नहीं है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी तो 5/2 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और अगर ये सिंगल स्टेप होता तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बराबर आने चाहिए थे, पर मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन नहीं आ सकती, तो ये सिंगल स्टेप नहीं हो सकता, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में आए या निगेटिव में आए तो वो सिंगल स्टेप नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा सिंगल स्टेप, क्योंकि सिंगल स्टेप में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है, और मॉलिक्युलरिटी अगर फ्रैक्शन वगैरह में आ रही है मतलब वो सिंगल स्टेप है ही नहीं, तो वो ऑर्डर जो हम लोग डिफ़ाइन किए हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको और समझ सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में अच्छे से, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे फोकस करेंगे। तो अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल। जब हम लोग निकालते थे क्वेश्चन में तो हम लोग डेल्टी का यूज़ करते थे, 25 मिनट्स में 0.5 से 0.3 चेंज हो रहा है, पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन जब हम लोग रेट लिखते हैं तो हम लोग डिफरेंशियल में लिखते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास आर इंस्टेंटेनियस ही था एक तरह से। अब हम इंटीग्रेटेड देखेंगे। मैथ्स 12 में एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेशन करके जो रेट लॉ निकला देखेंगे, जो अलग अलग ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है, और अलग अलग होता है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे करके सेकंड ऑर्डर। तो हमें अभी ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर को देखना है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर को अच्छे से देखना है। इस चैप्टर में हम ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ेंगे। ज़ीरो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है अगर आप रिएक्टेंट को चेंज करिएगा तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बेसिकली ऑर्डर का मतलब होता है। और भी हम लोग इसको देख सकते हैं, पर सिंपल एक समझना चाहें तो रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रेट कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो कि नॉर्मल बढ़ेगा, तो वो ऑर्डर बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ज़ीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ज़ीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि वो प्रोपोर्शनल है ज़ीरोथ पावर, किसी की पावर ज़ीरो मतलब 1, मतलब वो हट गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा
रिएक्टेंट पे, मतलब आप रिएक्टेंट को बढ़ाते जाइए मतलब रेट वही रहेगा, रेट ना बढ़ेगा और उसी गति से कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है R से P, तो यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट हो गया -dR/dt इज इक्वल टू K(R⁻0), इसलिए इसको बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर। अब R⁻0 1 हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं रेट बराबर K या -dR/dt बराबर K, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें निकालना पड़ता है कि कुछ समय बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, ठीक है, और कितना रिएक्टेंट यूज़ हो गया। तो मान लेते हैं शुरू में जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो R0 था। हम लोग जो 0 या नॉट है या नॉट पढ़ते हैं उसको बाहर जनरली लगाते हैं, अंदर नहीं। तो यहाँ पर R0 है। जैसे जैसे समय बीता तो समय बीतने पर मान लेते हैं R बचा, R0 से R बच गया, ठीक है, जहाँ पर R छोटा होगा R0 से, क्योंकि हमें पता है समय के संग रिएक्टेंट घटता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि R की जो वैल्यू होगी वो होगी -KT + R0, मतलब माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, जितने टाइम में R बन गया, प्लस R0। इसको R1 R2 से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर टाइम है हमारे पास और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर ये हमारा इंटरसेप्ट होता है और निगेटिव स्लोप होता है माइनस के। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है। इसको जब आप थोड़ा इधर उधर करिएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी R0 - R/T। अगला हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, पावर 1 हो जाती है, मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप 10 गुना बढ़ाइएगा रिएक्टेंट तो 10 गुना रेट बढ़ेगा, अगर आप 5 गुना कम करिएगा तो 5 टाइम्स रेट कम हो जाएगा, ठीक है। आप दुगना बढ़ाइएगा तो दुगना रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant R से P, तो R की पावर 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए, पूरी उम्मीद है 2027 में भी पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। इसमें K की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.303/T log R0/R। R0 मतलब शुरू में जो कंसंट्रेशन है और लास्ट में जो कंसंट्रेशन है। अभी हमने एक P वाला क्वेश्चन बताया था, तो एक बार आप इसको फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। K बराबर है 2.303/T log R0/R। देखा। अब हम लोग वापस चलते हैं, ये R क्या है, कंसंट्रेशन एट T = T, कुछ समय बाद, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं P वाले क्वेश्चन पे। ये रहा P वाला क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला क्या था, Pi/Pi - x। Pi क्या था, इनिशियल मतलब R0, और ये क्या था, फाइनल मतलब R। फाइनल में क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या यहाँ पर ATM प्रेशर Pi - x। तो बस वही फॉर्मूला है, बस अगर गैस होगी तो हम लोग Pi/P लिख देंगे जो फाइनल है, और अगर कंसंट्रेशन होगा तो R0/R लिख देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियाई एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, क्लास 12 NCERT पार्ट 2 बुक का है, उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। अब क्या होते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो अनस्टेबल होती है, तो वो लोग रेज निकालते रहते हैं, कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो वो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करते हैं, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन ना, क्योंकि ऑर्डर पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से फॉर्मूला और हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है, कई बार इशारा किया जाता है, जैसे अगर लिखा रहे कि रेडियो एक्टिव डिके है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। अगर यूनिट लिखा है कि सेकेंड इन्वर्स है या ATM इन्वर्स, हम समझ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर, या कई बार तो बोले ही जाता है दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर गैस वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ NCERT में जो हमने किया भी था अभी। तो मान लेते हैं एक A गैस है, वो टूट कर 2 गैस बना रही है B और C। शुरू में ये तो बनेगी नहीं, तो जितना भी प्रेशर होगा उस बीकर में, ठीक है, वो क्या होगा, A का ही होगा, क्योंकि उस बीकर में शुरुआत में सिर्फ A गैस भरी पड़ी है 0 सेकेंड पर, T0 मतलब स्टार्टिंग में। तो शुरू में तो B और C 0 होंगे, धीरे धीरे वो गैस टूट के 2 नए गैस बनाएगी B और C। तो कितनी टूटी, मान लेते हैं X टूट गई, तो ये X ही बनाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार बनाती है, 1 1 है तो हमने X लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो
तो हम लोग जब ऑर्डर निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए है तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह मैं प्रेशर बोलूँगा, पार्शियल प्रेशर। ये हमें चैप्टर 1 में भी पढ़ना है, रॉल्ड्स लॉ वगैरह में जो सॉल्यूशन है क्लास 12 का, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। तो उसमें ये पार्शियल प्रेशर शुरू में मान लेते हैं पी है और इसका जो फाइनल प्रेशर वो पी आई माइनस एक्स है। लेकिन हमें एक्स निकालना है क्योंकि टोटल प्रेशर हमें बताया जाता है, तो टोटल प्रेशर में ये दोनों भी आ जाएंगे, पर हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ पी आई माइनस एक्स चाहिए। तो एक बार एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल प्रेशर ए का, रिएक्टेंट का पी आई है और टोटल प्रेशर जो हमारे पास है पी टी ऑफ ए। यहाँ पर जो हमारा ए है वो ए नहीं होगा, ए बी सी, टोटल प्रेशर तीनों का टोटल प्रेशर हमारे पास पी टी है। ठीक है, तो पी ए पी बी पी सी यहाँ मैंने लिखा है, बस यहाँ पर बी सी भी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ पी ए चाहिए, तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास के होगा वो होगा 2.303/T log पी ए नॉट। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा मैं, पी ए नॉट बाय पी ए फाइनल। तो यहाँ पर 2 पी आई माइनस टी कैसे कर दिया, तो बस वैसे ही किया मैंने। टोटल प्रेशर मेरे पास पी टी है, पी टी कितना होगा, तो पी आई माइनस एक्स होगा क्योंकि वहाँ पर पी ए भी है। पी बी कितना है, पी बी हमारे पास एक्स है और पी सी भी है तो पी सी एक्स है। ये एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा पी आई प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी टी माइनस पी आई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखते हैं फाइनल प्रेशर क्या है हमारे रिएक्टेंट का, पी आई माइनस एक्स। तो यहाँ पर पी आई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पी आई माइनस, और एक्स की वैल्यू अभी हमने ऐसे कितनी निकाली, पी टी माइनस पी आई। तो ये हमारे पास हो गया पी टी माइनस पी आई, तो ये हो गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। तो पी आई प्लस पी आई हमारे पास हो गया 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये हमारा हो गया फाइनल, और इसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रख देंगे जो यहाँ मैंने रखा है। बिल्कुल वही फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, k इज इक्वल टू 2.303/T। टी कितना है, जितने समय में हमारा 2 पी आई माइनस पी टी हुआ, मतलब जो हमारा फाइनल है वो हुआ। ठीक है, लॉग पी आई इनिशियल बाई 2 पी आई माइनस पी टी। हाफ लाइफ मतलब होता है, नाम से ही है तो हमें नाम पे ज़रूर जाना है। तो नाम हमारे पास है कि हाफ लाइफ मतलब आधा उसका जीवन मतलब आधा रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, तो कितना समय लगा, तो उसका हाफ लाइफ कितना है, तो उसको टी हाफ लिखते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम होता है जब जो हमारा रिएक्टेंट होता है शुरू में 100 है तो अब 50 हो गया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो R0/2 जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास k की वैल्यू थी R0 माइनस R, अब R क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा, आधा हो गया। तो बस इसको यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा टी हाफ आता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए है ना। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0, तो ज़रूरी नहीं हमेशा हम लोग ऐसे ज़ीरो लें, पर ज़्यादातर हम लोग मतलब जब टाइम को हम लोग मतलब शुरू करते हैं तब हम लोग जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग इनिशियल मान लेते हैं। जैसे हो सकता है वो सचमुच 0 पे हो, या फिर 10 मिनट बाद हम लोग आए देखने तो 10 मिनट पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग इनिशियल मान लेंगे R1। तो t इक्वल टू 0 पे R0 या फिर t इक्वल टू T1 पे R1, जिसको आप इनिशियल मानना चाहिए आप मान सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या है, ये हमारे पास था रेट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, या इसको रेट इक्वेशन नहीं, हम लोग रेट कांस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि रेट इक्वेशन तो अलग होता है। रेट इक्वल टू k टाइम्स a की पावर x b की पावर y, ऐसे करके इसको रेट कांस्टेंट का इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। तो रेट कांस्टेंट का ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास R0/R होता है। अब अगर हम लोग t को हाफ रख देंगे तो r की वैल्यू R0/2 हो जाएगी। यहाँ पर बस हमें इसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो t हाफ आ जाएगा 0.693/k। मतलब जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन आया ही नहीं कहीं, यहाँ तो आया भी था 0 में। ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो टी हाफ ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा सिर्फ डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कभी कभी कंडीशन बदलने से हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बदल जाता है। ठीक है, एक अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे स्यूडो ऑर्डर। ठीक है, आपने फिजिक्स में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल, उसके कॉन्सेप्ट में एक स्यूडो फोर्स आता है सेंट्रीफ्यूगल, कि वो ऐसा फोर्स होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है वैसा फोर्स लग रहा है।
ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो वैसे स्यूडो मतलब होता है जो सचमुच ना हो, असली में ना हो, बस माना गया है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, वो है कोई और ऑर्डर, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करता है। तो कभी कभी कंडीशन बदलने से ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बदल जाता है। बहुत रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हायर ऑर्डर, ज़्यादा ऑर्डर के होते हैं, 2 के होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ फॉलो करते हैं। देखते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एसीटेट, ठीक है, एसीटेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एसीटेट, ईस्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये ईस्टर होता है, ठीक है। तो रियलिटी में ये जो रिएक्शन है, जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, वो हमारे पास क्या है, वो सेकेंड ऑर्डर है। इथाइल एसीटेट और वाटर दोनों के कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट करेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन जब पानी बहुत एक्सेस में हम लोग लेते हैं, इसके रिएक्शन जब होता है तो हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और जो हमारा इथाइल एसीटेट है उसको कम मात्रा में लेते हैं। तो पानी को हम लोग ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं तो पानी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर मतलब बदलता नहीं है, ज़ीरो ऑर्डर जैसा हो जाता है। ज़ीरो ऑर्डर यही तो होता था कि आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करिए या डिक्रीज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो पानी का कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज नहीं करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूरी तरह किस पे डिपेंड हो जाता है? इथाइल एसीटेट पे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो पर जब वाटर को एक्सेस में लिया जाता है तो वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करता है, तब बस इथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन ही रेट को इफ़ेक्ट करता है। इस रिएक्शन के समय वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग एक्सेस में लेते हैं तो रिएक्शन के समय उसका कंसंट्रेशन अधिक अल्टर नहीं करता है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज नहीं करते हैं पानी के। किसको चेंज करते हैं? इथाइल एसीटेट को, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जो असली में तो है सेकेंड ऑर्डर, पर पानी को बहुत ज़्यादा ले लेने के कारण अब रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है वो रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है। और ऑर्डर होता क्या है? जिस रिएक्टेंट को चेंज करेंगे तो कितना रेट में चेंज होता है उसको बताता है। तो इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है वो सब हम लोग को ऑर्गेनिक में देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास है CH3COO, C2H5 एक्वस H2O लिक्विड, H+ है, ठीक है। H+ मतलब एसिडिक है, थोड़ा सा कैटलिस्ट है ना, एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं। तो CH3COOH ये हमारा एसिटिक एसिड है, और ये हमारा क्या है? C2H5OH इथाइल एल्कोहल इथेनॉल। तो यहाँ पर रेट दोनों के लिए होना चाहिए H2O, लेकिन यहाँ पर रेट हमारे पास सिर्फ CH3CO C2H5 ये ईस्टर होता है, इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा रेट हो गया, ठीक है। उसी तरह एक आता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एक होता है शुगर केन, गन्ना, पर केन शुगर मतलब शुगर केन का शुगर, तो केन शुगर। तो शुगर केन तो फसल होती है गन्ना, और केन शुगर हमारा सुक्रोज होता है, गन्ने का जो शक्कर, गन्ने के रस को रिफाइन करके वो जो शक्कर, तो केन शुगर। तो ये हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 एक्वस H2O। तो यहाँ फिर से अगर ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, ठीक है, एक इन्वर्जन भी इसमें होता है, उसको भी हम लोग को देखना है ऑर्गेनिक में। रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लस में रोटेट, माइनस में, तो वो जो होता है इन्वर्ट शुगर, वो हम लोग को अभी नहीं देखना है। बस यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये होता है फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर H2O पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितना भी रेट डिपेंड करेगा वो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, चेंज करेंगे तो, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT सॉल्व में। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया गया है, तो या तो बता दिया जाता है ताकि हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकें। नहीं बताया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी तरह पता करने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, 60 मिनट बाद हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, हमें रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल नहीं लिखेंगे, थोड़ा थ्योरी भी लिखेंगे, ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन को R मान लिया, कितने समय में? 60 मिनट। रेट कांस्टेंट, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का, ये याद रखना है। I0 की जगह I0, R की जगह R, इसको बस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज़ रहेगी तो हम लोग अभी इसको लीव कर सकते हैं, हमारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको फार्मूला और उस पर पुट करना आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन इंटेक्स में है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है और कितने समय, मतलब अब हमें टाइम निकालना है,
कितने समय में 5 ग्राम 3 ग्राम में बदल जाएगा। अब देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर होता है और एक एटीएम हमने देखा जहाँ पर प्रेशर होता है, पर यहाँ ग्राम है, मास। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मास में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इनिशियल मास m0 और फाइनल मास m। तो इनिशियल क्या होगा 5। कई बार दिक्कत होती है कि इनिशियल क्या है, तो इनिशियल ज़्यादा होगा क्योंकि रिएक्टेंस समय के संग घटता है, तो जो ज़्यादा वाला है वो इनिशियल है हमारे पास और वो ऊपर लिखा रहेगा न्यूमरेटर में, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास m0 हो गया 5 ग्राम और हमारे पास m हो गया 3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट हमने लिख दिया। अब कंसंट्रेशन की जगह वेट या मास लेते हैं। फिज़िक्स में इसमें बहुत अंतर होता है, हम लोग को ध्यान रखना है वेट है कि मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, या फिर वो प्योर हमारे पास मास है m या mg है। तो वेट और मास में अंतर होता है फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी नॉर्मल वेट या मास, आप कुछ भी केमिस्ट्री में अभी ले सकते हैं। तो वेट या मास m से हम लोग दिखा देते हैं, m0 कई बार w से भी दिखाया जाता है क्योंकि लगभग सेम होते हैं, हम लोग यहाँ पर फ़र्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर m0 5 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार W भी होता है, तो हम लोग केमिस्ट्री में इसमें इतना फ़र्क नहीं करते हैं, पर फिज़िक्स में बहुत अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वैल्यू मास में दिया है, कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, m0 और m हमने ले लिया, टाइम हमारे पास t हो गया। फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम और मोलर मास कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो वगैरह आप देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो सेम ही रहेगा, जैसे वॉल्यूम को बदलने से कंसंट्रेशन बदल रहा था, रिलेशन वैसे ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या है, तो यही फार्मूला है, पर हमें रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा बदल देते हैं। अब क्योंकि सब इनटू में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो k नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। इसके बाद जो हमारे पास t होता है वो t हमारे पास इतना हो गया और बस log 5 माइनस log 3 है ना, ये हमारे पास m/n है, तो log m माइनस log n हो जाता है। इसके वैल्यूज़ दिए रहेंगे तो हम लोग फार्मूला से देख लेंगे क्वेश्चन से और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट सही सही लिखेंगे, अब यूनिट पर सेकंड नहीं आएगा क्योंकि टाइम है, तो यूनिट सेकंड में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। थ्योरी को थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, पर फोकस क्वेश्चंस पे जितना रख सकते उतना रखिएगा, है ना, बोर्ड में आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।